नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को हमारे इस नए YouTube चैनल के इसके क्लासेस में स्वागत है। और मैं किशोर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। यदि आप ऑफलाइन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमारा पहला ब्रांच जो कि नीमारंग वार्ड नंबर 30 में मंदिर के निकट है, और हमारा दूसरा क्लास जो कि खैरा में स्थित है और ये भगत पेट्रोल पंप के सामने है। और ये क्लास हमारा गैलेक्सी कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है। तो यदि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप हमसे जुड़िए। और विशेष यह है कि हमने क्लास 10 के लिए आपका तीसरा टॉपिक पर जो चर्चा करना था, तीसरा अध्याय हिस्ट्री से रिलेटेड, वो हमने आपको बता चुका हूँ। उसमें काफ़ी बिंदु पर हम लोग चर्चा किए थे। कंबोडिया, हिंद चीन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज हम क्लास 10 के चौथे अध्याय हिस्ट्री से बात करेंगे। इन सब टॉपिकों में एक चीज तो तय है कि आप यदि इन सब टॉपिकों को अगर सही तरीके से पढ़ लेते हैं, एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आगामी 2027 में जो एग्जाम आपका होने वाला है क्लास 10 के लिए, वहां पर आपको काफी फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो आज चैप्टर चौथा हिस्ट्री से चैप्टर चौथा। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। बच्चे इससे रिलेटेड जो बात हम करेंगे वो ये है कि चूंकि 19वीं और 20वीं सदी में भारत में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से विकसित हुई, और इसका परिणाम भी है कि हमारा देश 1947 को स्वतंत्र भी हुआ। अंग्रेजों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन पूरे देश में जन आंदोलन बन गया। चूंकि हम जनता, हमारे लोग, मतलब हमारे देश के लोग अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे। अंग्रेज के खिलाफ इसलिए हो गए कि चूंकि इसने जो आर्थिक नीति बनाया था, राजनीतिक नीतियां जो बनाई थी, साथ ही साथ सामाजिक नीतियां जो बनाई थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों से मेल नहीं खा रहा था। तो यही कारण था कि भारत के लोग इन सब नीतियों से भारत के लोगों के पास, माने भारतीय लोगों के लेकर के ये असंतोष पैदा हो गया। कहीं ना कहीं जो भी नीतियां ये अंग्रेजों ने बनाए रखा, उसमें हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, मतलब हमारे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ रहा था। तो बाकी लाजमी है कि यदि हम उसके लिए, अगर वो नीति हमारे लिए अगर उचित नहीं रहेगा तो हमारे अंदर तो वो असंतोष पैदा होगा ही ना। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है ना, इसी के से रिलेटेड मतलब एक आंदोलन पूरे देश में चल बना, जिस आंदोलन का नाम पड़ गया जन आंदोलन। जन आंदोलन का मतलब हुआ बच्चे कि जिस आंदोलन में बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग शामिल हुए, हर लोग किसी ना किसी रूप से शामिल हुए, तब जाके जो है ना ये हमारा देश को स्वतंत्रता मिला। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड इसी टॉपिक पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो समय रहा था वो 19वीं और 20वीं सदी के बीच की बात है। तो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान ही आपका सबसे पहली बात है कि इससे थोड़ा सा पहले अगर हम जाते हैं तो इसी दौरान एक युद्ध होता है। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है कि इस युद्ध में तकरीबन संपूर्ण विश्व के देश तकरीबन शामिल हो जाते हैं। और ये प्रथम विश्व युद्ध और भारत से रिलेटेड भी कुछ बातें होती है, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल थे, और हम चूंकि हम इसके उपनिवेशक थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि वो इंग्लैंड अगर इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं तो हम भी तो कहीं ना कहीं इस युद्ध में, चाहे वो इंग्लैंड डायरेक्टली रूप से इस युद्ध में शामिल हो रहे थे, तो हम चूंकि उसका उपनिवेशक थे तो हम इनडायरेक्ट तरीके से शामिल हुए। अगर हम बात करें ये प्रथम विश्व युद्ध का समय कब से कब तक रहा था, तो ये तकरीबन 1914 से लेकर के 1918 तक, यानी कि ये 4 साल चला था तकरीबन। ये युद्ध इस युद्ध में खूब अपना धन लुटाया। लाजमी सी बात है कि यदि दो देश आपस में लड़ते हैं या कोई भी देश जब युद्ध करते हैं तो उसको जान माल आदि तरीके से क्षति होता है, चाहे वो युद्ध जीते या हारे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्थिति दोनों स्थितियों में उसको नुकसान पहुंचता है। अगर युद्ध जीत भी गया तब भी, अगर युद्ध हार भी जाता है तब भी। तो इसी दौरान प्रभाव क्या रहा, तो चूंकि जब अंग्रेज ने युद्ध लड़ा तो उसको काफी आर्थिक क्षति पहुंचा। तो इस आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, हमारे भारतीय लोगों पर कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। तो कर तो ऑलरेडी पहले से वसूल ही रहे थे, लेकिन अब ये कर को बढ़ा दिया गया। ये कर के दायरे को क्या किया, बढ़ा दिया। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ गए,
जो भी हमारे बेसिक नीड की वस्तुएं थे। अब बेसिक नीड की वस्तुएं क्या हो सकती है, मानिए रोटी कपड़ा, यही सब तो बेसिक नीड की बातें होती है। इन सब चीजों का भी दाम अत्यधिक तरीके से बढ़ा दिया गया, जिससे हमारे लोगों में जो है ना असंतोष पैदा हो गया। किसान और मजदूर, इतना ही नहीं, किसान और मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी खराब हुई। लाखों भारतीय सैनिकों को युद्ध में भेजा गया, जबकि हमारा कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि हम तो ये युद्ध लड़ नहीं रहे थे, लेकिन जबरन हमें इस युद्ध में धकेला गया, हमारे लोग को इस युद्ध में लाया गया, इसलिए कि हम उसका उपनिवेश सकते। जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष बढ़ा, जनता में अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष बढ़ा। जो जनता पहले अंग्रेजी शासन के लेकर के थोड़ी संतोष थे, तो अब उसमें असंतोष बढ़ा, क्योंकि जब ये युद्ध लड़ा ना तो इन सब चीजों पर काफी प्रभाव पड़ा। इसी दौरान सत्याग्रह की बात होने लगी। सत्याग्रह का मतलब होता है बच्चे कि सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। अन्याय का विरोध करना, लेकिन किस आधार पर, तो हमें सत्य के आधार पर और अहिंसा के आधार पर। हमें हिंसा नहीं करना, हमें हिंसा नहीं करना, हमें अहिंसा के बल पर क्या करना है, इसका विरोध करना। किसका? अन्यायों का। गांधी जी का जो मेन सिद्धांत हुआ करता था, इनका जो था माने कि वो ये था कि सबसे बड़ी बात है कि कितना भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये सत्य को नहीं छोड़े थे। अहिंसात्मक रूप से हर आंदोलन को ये चलाए थे, कभी भी हिंसात्मक को बढ़ावा नहीं दिए थे, और न ही इस तरह की चीजों पे ये शामिल हुए थे। सेल्फ आत्मबल की अगर हम बात करें तो वो काफी चरम सीमा पर था, मतलब काफी था उसमें। शांति की बात करें तो हमेशा ये शांति चाहते थे। तो ये चार इनका हथियार था, बापू जी का ये चार हथियार थे किसी भी आंदोलन के लिए। सत्य के साथ रहना है, अहिंसा बिल्कुल नहीं करना, आत्मबल, पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है, पीस, हमेशा शांति के संदर्भ में बात करेंगे। और यही कारण हुआ कि अंग्रेज इनके सामने घुटना टेक दिए। इसी दौरान तीसरा बिंदु आया था। आप इस टॉपिक, आप इस लेसन को जब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट का चर्चा होगा। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था, मानो जैसे कि बस कुछ नहीं करना है, इसको उठा के जेल में डाल देना, इसको उठा के जेल में डाल देना। एटलीस्ट हुआ भी यही था। इस कानून के अनुसार क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति उस पर मुकदमा चलाना नहीं है, यानी कि बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लेना और जेल में डाल देना। अगर उसका विरोध करे तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि इसने क्या किया, रॉलेट एक्ट तो जो पारित कर रखा था, भारतीयों ने इसका खूब विरोध किया, पूरे देश में हड़ताल हुई, गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया, और इस कारण से इसका नाम पड़ गया काला कानून। ये कानून का एक रूप था, लेकिन कैसा कानून था? काला कानून। मतलब इसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं चलना, तो ये काला कानून का नाम है। तो याद रखेंगे बच्चे कि काला कानून से संबंधित क्या है, तो आपका रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता, चूंकि रॉलेट एक्ट के विरोध में हमारे लोग एक सभा कर रहे थे। और ये सभा कहाँ किया जा रहा था? तो ये सभा किया जा रहा था अमृतसर। अमृतसर कहाँ बच्चे? तो पंजाब में। वहीं पर ये सभा किया जा रहा। कब? ये कब की बात है? तो ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। हमारे लोगों ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा कर रहे थे। सभा स्थल जो था वो आपका पंजाब के अमृतसर जगह पर। घटना ये था कि हुआ ये था कि बैसाखी के दिन था, एक पर्व होता है पंजाबी लोगों में, एक काफी फेमस, माने काफी उत्साह के साथ ये पर्व मनाए जाते हैं, बैसाखी। और इसी दिन हजारों लोगों की एक सभा में एकत्रित, इसी दिन हजारों लोग सभा में एकत्रित। जनरल डायर ने बिना चेतावनी लोगों पर गोलियां बरसा दी। स्थिति ये हुआ कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। इससे जन आक्रोश बढ़ गया, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के साथ जो भी सहयोग कर रहे थे उसको पूर्णतः क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी दौरान एक और आंदोलन आ गया था। उस आंदोलन का नाम खिलाफत आंदोलन पड़ा था। कारण था कि तुर्की खलीफा के अधिकारों की रक्षा करना। तुर्की में एक पद होता है जिसका नाम है खलीफा। इस पद के लेकर के अंग्रेजों ने इस पद को, माने एक तरह से हम कह सकते, मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया। जब खलीफा पद समाप्त कर दिया तो तुर्की के लोग जो है ना वहां विरोध करने लगा। तो ये चूंकि मुस्लिम थे और हमारे भारत में इसका प्रभाव देखने को मिला। कारण ये था बच्चे
कि हमारे गांधी जी ये सोच रहे थे कि यदि हम इस खिलाफत आंदोलन के समर्थन में यदि हम आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे मुस्लिम भाई लोग हमारे साथ रहेंगे और हम हिंदू और मुस्लिम मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ रहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि गांधी जी ने इसका खूब समर्थन किया। इसी दौरान अगर मुख्य रूप से पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन हुए थे, तो अली बंधु हुए थे। अली बंधु का मतलब हुआ बेटा कि मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे और इस कारण से इसका नाम पड़ गया, इसलिए इसको उपनाम से जाना जाता है अली बंधु। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का, इस खिलाफत आंदोलन का खूब समर्थन किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से हिंदू मुस्लिम की एकता मजबूत होगी, और जब हिंदू मुस्लिम की एकता मजबूत होगी तो हम अंग्रेजों के खिलाफ रहेंगे, और हम अंग्रेजों के खिलाफ रहेंगे तो हम उसको यहाँ से खदेड़ के भेजने में कामयाब हो जाएंगे। छठे पॉइंट है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला था। इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन का विरोध करना। विरोध करना, कैसा विरोध करना? शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। विरोध में क्या क्या शामिल होगा बच्चे? तो विरोध में शामिल होगा जो भी सरकारी विद्यालय उसका बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए, खादी पहनना, मतलब हमारे देश में जो वस्तुएं निर्मित हो रहा उसका माने उसका क्या करना, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग आंदोलन से जुड़ते चला गया, अंग्रेजी शासन की नींव हिल गया, कमजोर सा हो गया। इसी दौरान चौरी चौरा कांड हो जाता है। अब चौरी चौरा कांड हमारा जो होता है वो तकरीबन 5 फरवरी को होता है। ये चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है, और ये कहाँ होता है? ये उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में एक गोरखपुर नाम करके जिला है, वहीं पर ये चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा जब कांड होता है तो प्रदर्शन, ये कांड आखिर किस, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था उससे मतलब नहीं हुआ ये कि जब प्रदर्शनकारियों ने भीड़ों पर जो है ना प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने क्या किया, पुलिस थानों को पूर्णतः आग लगा दिया, मतलब आग में झोंक दिया। इस दौरान यहाँ पर 22 पुलिसकर्मियों मारे गए। गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी कभी भी अहिंसात्मक तरीके से, मतलब हिंसात्मक तरीके से जो है ना किसी भी आंदोलन को बढ़ावा देना नहीं चाहते थे। और एटलीस्ट उन्होंने क्या किया, इस जब ये चौरी चौरा कांड हो गया तो इस चौरी चौरा कांड होने के उपरांत उन्होंने क्या किया, ये जो आंदोलन जो चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया था। अब आती है स्वराज पार्टी की स्थापना। बच्चे, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी को होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने दोनों के सहयोग से यह पार्टी का स्थापना होता है। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1923 ईस्वी को। उसके बाद इसका मेन उद्देश्य क्या था बच्चे? की विधान परिषद में जाना है और वहां जाकर के जो है ना अंग्रेजों का खूब विरोध करना है, ताकि ये मामला जो है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाए। ठीक है। पुनः इसके बाद साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में होता है, और ये कमीशन बनकर 1928 ईस्वी में भारत आता है। हालांकि इस कमीशन का भारत में पुरजोर विरोध होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि चूंकि ये जो साइमन कमीशन था ना, इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। इस 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं थे, जबकि ये कमीशन बनाया गया था भारत से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को एक भी जगह उसमें नहीं मिला था, तो इसका पूर्णतः विरोध हुआ और पूरे देश में नारा लग गया, क्या? साइमन गो। क्योंकि ये कमीशन, साइमन कमीशन, ये साइमन साहब जी ने अपने साइमन कमीशन ने, चूंकि ये साइमन जी ने अपने अगुवाई में इस कमीशन का गठन किया था, और इसी कारण से इसका नाम पड़ गया था साइमन कमीशन। और चूंकि इसी दौरान जब भारत के लोग, एक भी लोग को उसमें शामिल नहीं किया गया, तो हुआ ये कि हमारे देश में इसका पुरजोर बहिष्कार हुआ और नारा पड़ गया साइमन गो बैक। ठीक है। तो बच्चे, लाला लाजपत राय, हाँ एक चीज और है, जब ये इसका विरोध जब चल रहा था तो उसी दौरान हमारे लाला लाजपत राय जी पर जो है ना पुरजोर लाठियां चलाया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने इसका भी विरोध किया, और जब विरोध किया तो अंग्रेजों ने इस पर खूब लाठियां बरसाया, और स्थिति ऐसा हुआ कि इन्हीं लाठियों के कारण से उनका अंत में मृत्यु भी हो जाती है। पूर्ण स्वराज की अगर हम मांग करें तो पूर्ण स्वराज की घोषणा, तो बच्चे अगर हम बात करें तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब होता है? तो 1929 ईस्वी में होता है, ये लाहौर अधिवेशन में होता है। क्योंकि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। निर्णय क्या था? कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना था। 26 जनवरी 1930 की स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी
1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, बच्चे ये दांडी यात्रा 12 मार्च से स्टार्ट होकर 6 मार्च तक चलता है। ये जो है ये 12 मार्च से स्टार्ट होके 6 मार्च तक चलता है, ठीक है। ये 12 मार्च से स्टार्ट होकर के 6 अप्रैल तक चलता है 1930 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, मतलब नमक सत्याग्रह का ही आप शॉर्ट में बोल सकते हैं दांडी यात्रा। और ये यात्रा कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चे? तो गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और ये दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर मतलब की दूरी सफर तय करता है। इसमें नमक कानून तोड़ने की बात हो रही है, इसमें नमक कानून तोड़ने की बात हो रही है। मात्र ये था कि यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में बात करें तो यह आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना, नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तु का, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्यक्रम क्या रहा था बच्चे? तो नमक कानून को तोड़ना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, कर बिल्कुल नहीं देना है, शराब की दुकानें बंद करना है। याद रखेंगे, याद क्या रखना बच्चे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, कर ना देना, शराब की दुकानें का विरोध करना। गांधी इरविन समझौता जो होती है 1931 में होता है। इसकी मुख्य बातें वो इस प्रकार से बच्चे कि राजनीतिक बंदियों का रिहाई, राजनीतिक बंदियों का रिहाई मतलब कि जो राजनीतिक तरीके से जिसको बंदी बना लिया गया उसको रिहाई कर दीजिए। दूसरी बात है कि गांधी ने आंदोलन स्थगित कर देते, गांधी ने आंदोलन स्थगित किया। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, बच्चे आपको पता है कि कुल मिला के 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 1931, 1932, लेकिन हमारे गांधी जी ने वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कहाँ? तो ये गोलमेज सम्मेलन आपका इंग्लैंड में हुआ, यानी कि लंदन में। आ जाइए, देखिए गोलमेज सम्मेलन का भी जिक्र यहाँ पर है। हमने गोलमेज सम्मेलन से संदर्भ में बात किया कि गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता है? तो लंदन में होता है। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना, जो भी संवैधानिक तरीके से संविधान बना है उसके बारे में वहां पर चर्चा करना। परिणाम ये हुआ कि कोई ठोस सफलता मिली नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी को 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और ये आंदोलन कहाँ स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ये होता है आपका मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। नारा क्या था? करो या मरो। उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, ठीक है। तो याद रखेंगे हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चे वो ये था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए हमें मजबूर करना, ठीक है। परिणाम ये रहा कि गांधी जी ने गांधी जी ने क्या किए कि सहित कई नेता इसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। मैंने गांधी जी को भी गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उसके साथ जो भी लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में आंदोलन फैल गई। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे बापूजी को जब अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो हमारे देश के लोग चुप कैसे बैठेंगे? उन्होंने क्या किया? आंदोलन फैला दिया, यानी कि आंदोलन स्टार्ट कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक चरण में पहुंचना इसी आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। 16वें पॉइंट के संदर्भ में हम बात करेंगे बच्चे कि राष्ट्रवाद के प्रतीक क्या है। यदि हम राष्ट्रवाद के प्रतीक मानते हैं तो पहला प्रतीक है वो ये है कि भारत माता का चित्र। कहीं पर अगर आप भारत माता का चित्र देखते हैं तो निश्चित तौर से आप इसको राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। तिरंगा झंडा ये भी हमारे राष्ट्रवाद के प्रतीक है। वंदे मातरम ये भी हमारा राष्ट्रगान, चरखा, खादी ये सारे चीज हमारे राष्ट्रवाद के प्रतीक माने जाते हैं। चलिए, ये टॉपिक हमने आज मुख्य बिंदु कुल मिलाकर 16 बिंदु था, इसमें हमने चर्चा एक एक करके कर दिया। अब हमारा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं और ये लास्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं। बच्चे हमने ऊपर में भी पढ़ा, यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में होता है। चौरी चौरा कांड आपको बताए थे कि 5 फरवरी 1922 को होता है। और साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है, लेकिन वो कमीशन हमारे देश में 1928 को पहुंचता है। हमने ये भी बताया था कि इस कमीशन का भारत में पुरजोर बहिष्कार होता है। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होता है और 1930 में जाके दांडी यात्राएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बिंदु हमने आपका समाप्त कर दिया। ये अभी पार्ट 1 आया, इसी तरह से आपका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लाएंगे। आप इसी तरह से हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।